हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उर्दू शायरी के बादशाह मिर्ज़ा गालिब अपनी गज़ल में कहते हैं, पड़िए घर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो कोई नौहा खां भी ना हो। अब भला बताइए, अब कोई अच्छी बात है ये कोई? अब हम बीमार हों और कोई हमें देखने पूछने भी ना आए, ऐसी बीमारी पर लाना। अगर हम बीमार हों, अस्पताल में 25-50 हज़ार रुपये का कमरा डेली का बुक कराया हो, जिसमें जनाब बड़ी LCD और जनाब फ्रिज, मैं मानो कि बैठने के लिए सोफे शोफे लगे हों, आप आराम से बेड पर लेटे हों, खूबसूरत नर्सें आपके बेड के इर्द गिर्द जनाब खड़ी हों, और ऐसे खड़ी हों कि बस अभी आपके ऊपर बेड पर गिर जाएंगी, और हसीन लेडी डॉक्टर जो है वो उसका हाथ जो है आपकी नर्स पर हो, और आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार ये सारा मंजर देखने ना आए, तो फिर बीमार होने और लाखों रुपए खर्च करने का कोई फायदा है? अगर मर जाए तो कोई हम पर रोए ना कोई मातम करे, ना कोई नहा करे, ना भाई ना। ये भी कोई मौत है? ऐसी मौत कबूल नहीं जिसमें किसी की आंख से एक आंसू भी ना टपके, उसकी आंखों से भी जिसके लिए आपने बहुत से आंसू बहाए अपने पर, उसकी याद में, उसकी गालिब की तरह मुनीर नियाज़ी भी उर्दू के एक बड़े शायर हैं, वो भी मुझसे मुत्तफिक थे कि इस तरह मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जब उनके घर जाता ना, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। एक दिन खुद ही बताने के, यार मैं तुझे इसलिए पसंद करता हूँ ना, घर आने देता हूँ, मेरा ना बोतल को हाथ नहीं लगाता, मेरी बोतल महफूज रहती है। वो शराब की बोतल जनाब एक तरफ अपनी तरफ ही रखते थे, और जाम में उड़ेलते रहते थे, चुस्कियाँ लेते रहते थे। उस वक्त मेरे ऊपर जो बीत रही होती थी उन्हें मैं कैसे बताता। मैं तो हर दफ़ा इसी इंतज़ार में जाता था कि मुनीर नियाज़ी साहब आज चाय के अलावा मुझे कुछ पिलाएंगे, लेकिन वो नहीं पिलाते। उन्हें कभी जो बोतल को हाथ भी नहीं लगाने दिया। गर्लफ्रेंड और बोतल अपनी अच्छे दोस्तों का ये स्टाइल है। मेरी तो बहरहाल दोस्तों दुआ है, हर कोई बीमार हो, आप भी बीमार हो, मैं भी बीमार हूँ, और इस तरह बीमार हूँ। दाएं बाएं जो है नर्सें, खूबसूरत नर्सें सफ़ेद लिबास में मलबूस हैं, मानिंदे हूर कतार दर कतार खड़ी हैं। एक ब्लड प्रेशर आपका चेक करिए, एक शुगर, एक टेम्परेचर, एक आपका पल्स चेक करिए। किसी ने सर पर आपके हाथ रखा है, किसी ने आपकी नफ्स पर हाथ रखा है, और इसी में मौत आ जाए तो दुनिया में आने का आपका मकसद पूरा हो जाए। मरे तो हर नर्स की आंख जो है अश्क बहा हो। अस्पताल वाले भी परेशान हो, रो रो के हलकान हो, और आपका बिल कौन देगा, परेशान हो। अब अस्पताल उनका कैसा चलेगा, अब जैसे लोग तो चल ही नहीं। बाज़ लेडी डॉक्टर्स तो इतनी खूबसूरत होती हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ कि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ उनके हुस्न की वजह से जो है ना एडमिशन दिया गया होगा, ताकि जो लड़के डॉक्टर्स बनने के चक्कर में ना वहाँ एडमिशन ले लें। आजकल यही चल रहा है भाई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने के लिए 5 साल में 1 से 2 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं, और आखिर में मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू, बेरोजगारी, नौकरी की तलाश, छोटा सा क्लिनिक, या किसी निकम्मे लड़के का रिश्ता लड़की लेडी डॉक्टर को। मुझे एक दिन कुछ टेम्परेचर सा फील हो रहा था, या मैंने कहा यार अस्पताल की इमरजेंसी में गया फौरी तौर पे, मैंने कहा चेक करा लिया जाए, कोई बड़ा मसला होना। एक लेडी डॉक्टर ने चेक करने के बाद मुझे बताया कि मुझे ना हार्ट अटैक हो गया, और फौरी तौर पे बाईपास की ज़रूरत है, मुझे तो हार्ट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आपका ऑपरेशन होगा। मैंने उससे सवाल किया, मैं परेशान, मैंने कहा यार मैं तो अभी तक तो ठीक था। मैंने कहा भाई आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं या सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े? वो लेडी डॉक्टर बोली कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हूँ। मैं जल्दी से जनाब बेड से उठा, मैं कहा ठीक है बच गए, और मैं जला इमरजेंसी से भाई मैंने दौड़ लगाई, पीछे पीछे अस्पताल का जो इमरजेंसी का अमला था वो मुझे पकड़ने के लिए, नहीं रुक जाओ आपको हार्ट अटैक हुआ। मैं बड़ी मुश्किल से बैठा भागा वहाँ से। एक दफ़ा इसी तरह ना एक प्राइवेट क्लिनिक में चेकअप कराने चला गया, तो अब डॉक्टर ने ना अजीबोगरीब सवालात शुरू कर दिए, बड़े कई अजीबोगरीब सवालात पूछते, उनकी अजीबोगरीब ही आते थे। कहने लगे जी सोते किस करवट से हैं?
मैंने कहा जी बाईं करवट से सोता हूँ। कहने लगा बिल्कुल गलत, इसलिए तो आपके दिल पर दबाव पड़ता है, वेन्स आपकी बंद हो रही हैं, ये क्या कर दिया आपने, आप दाईं करवट सोया करें। मैं परेशान, 50 साल से जो है मैं गलत करवट सो रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, और किसी ने आज तक मुझे बताया ही नहीं कि ये गलत तरीका है इस तरह सोने का। फिर पूछने का खाने में आपको क्या पसंद है, क्या खाते हैं ज़्यादा। मैंने कहा जी गुलाब जामुन पसंद है, खाना खाने के बाद मीठे में गुलाब जामुन या फींडी शिंडी खा लेते हैं। डॉक्टर बोला तभी तो आपका शुगर बहुत आई है, गलत खाते रहे सारी गुलाब जामुन खाते रहे। मैंने सोचा यार गुलाब जामुन मैं गलत खाता हूँ सारी उम्र, ये भी नहीं मुझे किसी ने बताया कि ये नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये भी नहीं खाना चाहिए, वो मैं खाया क्या करूँ। कहने लगा आपको शुगर है इसलिए ना आप नमकीन चीज़ें खाया करें। मैंने कहा जैसे नमक पारे समोसे वगैरह, कहेंगे नमक पारे वगैरह नमकीन चीज़ें खा लेगा। मैं कहा डॉक्टर लेकिन मुझे तो ब्लड प्रेशर का मसला भी है। मेरी बात सुनकर उसने एक नई डिश बनानी शुरू कर दी अपने उसको। कहेंगे एक फीकी बदजायका सी चीज़ें नहीं होती जो बंदा खाने को दिल ही नहीं करे, भिंडी का शोरबा पता नहीं क्या क्या यार, करेले शरेले, और एक फैरिज बना के उसने मुझे दे दी कि आज से ना ये खाएं वरना आप गए मर गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बद जायका चीज़ें खाने से बेहतर है मैं मर ही जाऊं। चंद दिन पहले जो है मेरी ना एरिया में बड़ा शदीद किस्म का दर्द, अब मैं ना खड़ा हुआ जाता था, अब सीट पे बैठे ना कुर्सी पे फिर भी मुश्किल होती थी खड़ा होने के लिए, सीट को पकड़ना पड़ता था, ना चला जाता था, बड़ी परेशानी में है कि यार एक दिन ये क्या हो गया। बिल्कुल चंद दिन पहले तो बिल्कुल फिट था। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, ज़्यादातर ने कहा कि ना यूरिक एसिड ख़तरनाक हद तक बढ़ गया मेरा, इसलिए ये सारा मसला हो रहा है। फौरी तौर पर उन्होंने जनाब यूरिक एसिड की दवाइयाँ मुझे शुरू करा दी, और चंद दिनों बाद मैंने टेस्ट कराया यूरिक एसिड का, तो क्या यूरिक एसिड का मसला ही ना निकला। यूरिक एसिड ज़्यादा होने के बजाय कम था। एक दिन एक मोची से ना जूते पॉलिश करवा रहा था, तो मोची ने कहा साहब जूता यार आपका बहुत घिस गया है, अब चेंज कर लें, इससे तो आपकी ना एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। लो जिस बीमारी का इलाज बड़े बड़े जो थे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट ना कर सके, मोची ने चंद लफ्ज़ों में उस बीमारी का इलाज बता दिया। मैंने जनाब फौरन मैं चौंक गया, मैंने नया जूता ख़रीदा। उस दिन से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर 3-4 महीने बाद जूता तब्दील कर लेता हूँ, बिल्कुल फिट, कोई मसला नहीं। ये तो हाल है हमारे डॉक्टर्स का, उनसे अच्छे तो हमारे मोची हैं। दिल कर रहा था डॉक्टर की फीस मोची को दे दूँ, मोची की जो है ना 50 रुपये उसको दे दूँ जूते पॉलिश कर। यकीन कीजिए मैं अपने इस दर्द से इतना परेशान था कि मैंने इसे कैंसर समझ लिया था, और वो भी तीसरी और आखिरी स्टेज का कैंसर। सोचता था अब बचना मेरा मुश्किल है, मुझसे तो चलना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्या यार इलाज है इसका। मैंने उस दौरान लाहौर के अस्पतालों का सर्वे भी शुरू कर दिया था, कहाँ ज़्यादा खूबसूरत डॉक्टर्स और नर्सें, ताकि आखिरी वक्त वो अच्छा गुजरे। मैं चाहता था कि जब मरूं तो तीमारदार भी मेरे पास हों और नौहा खां भी मेरे पास ही हों, हाथ बांधे खड़े हों। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डॉक्टर्स की अस्पतालों की फीसों से डर लगता है। 1 मिनट चेक नहीं करते, और 3000 रुपये जो है ना वो पहले ही उनका जो रिसेप्शन पे बैठा गेंडा या गेंड होता है वो वसूल कर लेता है। जो 3000 रुपये डॉक्टर साहब की फीस है, उसके बाद आपको फोटो दे देता, नाम लोड कर लेता। और डॉक्टर साहब का क्या जी, वो जब आपकी बारी होती है ना को 2 दिन बाद फिर आए, जब 2 दिन बाद जाएंगे रिसेप्शन को, जो बंदे या बंदी बैठी होगी वो फिर आपसे 3000 रुपये पहले ले लेंगे, वसूल कर लेंगे। और डॉक्टर उसी तरह पहले की तरह सिर्फ 1 मिनट से भी ज़्यादा आपको नहीं देखेगा। वो दवाइयाँ होंगी रिपीट करें, फिर वो दवाइयाँ लिख के ना आपको दोबारा रिपीट करने का कहेगा, और कहेगा 2 दिन बाद फिर आ जाए। आप उस वक्त तक जाते रहते हैं जब तक आपकी जेब में डॉक्टर्स की फीस देने के लिए पैसे होते हैं। पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ देते हैं, ना भी छोड़ेंगे तो उसने रिसेप्शनिस्ट ने कहा आपको डॉक्टर से मिलने देना फीस के बाद। और जब डॉक्टर के पास आप नहीं जाते ना, फिर क्या होता है, फिर चंद दिन बाद आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान आपने डॉक्टर की लिखी जो दवाइयाँ बाकायदगी से खाई होती है ना सुबह शाम, उनके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। सच्ची बात है, यहाँ अस्पताल जो है मुन्ना भाई MBBS से भरे पड़े हैं।
کوشش کریں ان ڈاکٹر سے بچ کے رہا کریں, کم سے کم جائیں ڈاکٹرز اسپتال کے پاس, غیر ضروری ٹیسٹ, غیر ضروری دوائیاں وغیرہ نہ کھایا تو. ایک دن میرے نا بازو میں درد شروع ہو گیا, ڈاکٹر کو آ کے اس نے مجھ سے سوالات شروع کر دی, پٹھے سیدھے سوالات جس کا کوئی تعلق ہی نہیں. کہاں کام کرتے ہیں, آپ کے دوست کیا کرتے ہیں, اچھا پھر کہنے لگا پولیس میں آپ کی کوئی واقفیت ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے دوائیاں دینی ہے, پولیس سے کوئی چور ڈاکو اپنا چھڑوانا ہے, آپ مجھ سے پوچھ کیا رہے ہیں, آپ نے میری بیماری کے بارے میں کہا ایک بات بھی نہیں پوچھی. کہنے لگا ویسے ہی پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کا کیس اسٹڈی کر سکوں. میں کہا میرا کیس پولیس سے اس کا کیا تعلق میری بیماری کا. پھر کہنے لگا آپ کا گھر کہاں ہے, کتنے محلے میں رہتے ہیں. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب کسی پراپرٹی ڈیلر ہو. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے جو ابھیشیک بچن ہے نا اس مہینے ایشوریا رائے کو چھوڑ دے گا. وہ ایک دم چوک کر بھی تب دیکھا, کہنے لگا اس معاملے کا آپ کی بیماری سے کیا کرو. اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اتنے سارے سوالات کی ہیں ان کا میری بیماری سے کوئی تعلق ہے. آپ نے میری بیماری کے حوالے سے مجھ سے تو ایک بھی سوال نہیں پوچھا, دوائیاں آپ لکھی جا رہے ہیں. کہیں گے جی آج کل یہی بیماریاں چل رہی ہیں, اس کی ساری دوائیاں لکھی. ماضی میں ایسے بہت سے گروہ اور لوگ تھے جو لوگوں کے مرنے پر جاتے اور وہاں رو رو کر ہلکان ہو جاتے. بعد میں مرنے والوں کے جو لوائقین ہے نا وہ رونے والوں کو پیمنٹ کر کر کے ہلکان ہو جاتے, اتنے پیسے بن گئے. میں بالی ووڈ کے ایک اداکار کا انٹرویو دیکھ کر حیران ہو گیا جس میں جناب وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کسی کی جنازے میں بھی شرکت کر لیتے ہیں اگر کوئی انہیں پیمنٹ ہو, اپنے دوستوں اداکاروں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے, انہوں نے رونے کا پیکیج بھی رکھا ہوا تھا. ان کے بقول لوگ اس لیے انہیں بلاتے ہیں اپنے کسی عزیز کے مرنے پہ تاکہ یہ پتہ لگ سکے جو مرنے والا بڑا امپورٹنٹ تھا اور لوائقین بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کہ بڑے بڑے اداکار آئے ہیں ان کے جنازے میں. اور جو ہے کہ کہتے ہیں یہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. یہ اتفاق نہیں ہوتا, اس کے لیے بڑی پلاننگ کرنی پڑتی, مال خرچنا پڑتا ہے, اچھے بننے کے ڈرامے کرنے پڑتا ہے, ورنہ آپ کے مرنے سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے, کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی. میں ایک دوست کے گھر گیا, اس کی 5 سال کی نا پیاری سی پوتی آ کر پوچھا اس نے دادا آپ کب مریں گے. دادا جی بڑا راضی کہنے کا تمہاری نانی کے مرنے کے بعد. اسے پتا تھا امی کو جا کے بتائی تھی تمہارے نانا نہیں ہے تو مجھے تمہاری نانی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. بچوں کی نظریں دادا جی کے کمرے یا ان کے احساسوں پر ہوتی ہیں کہ دادا جی کا مریں گے تو ان کا کمرہ میں مل جائے گا, اور دادا جی کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ بچوں کی نانی پر ہوتی ہیں. آج کل بہت سے ایسے ادارے بن چکے ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں پیمنٹ کر دیں تو وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اس جتنی آپ نے پیمنٹ کی ہوتی ہے نا اس کے انہوں نے پیکیج بنائے ہوئے ہیں. وہ آپ کی تدفین, قبر کا انتظام, کھانے پینے, قبر کو پکا کرانا, ادھر مزار مزور بھی بنوانا ہے تو اس کا بندوبست کرتے بہترین صاحب کو. مرنے کے بعد اگر آپ کی نیکیوں میں اضافے کے لیے تو اس کے لیے بڑے پیکیج ہوتے ہیں جناب. اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اور جہنم کی آگ سے جو ہے جلنے سے آپ کو خطرہ ہے تو پیسے پیمنٹ کریں, وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نیکیوں میں اضافے کا بندوبست کر لیتے ہیں, ان کا دعویٰ. ہنستے مسکراتے رہیے, اپنا خیال خود رکھیے کیونکہ آپ کا خیال کسی نے نہیں رکھنا.